वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ लगातार है। नेपाल की बात हो रही थी, कुछ आपको मैं शॉकिंग तस्वीरें दिखाता हूं नेपाल की। नेपाल की जेलों से 1300 से ज्यादा कैदी भाग गए, छुड़ा लिए गए। अंदर से दीवारें तोड़ तोड़ कर कैदी फरार हो गए हैं। और कुछ को तो 22 कैदी ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में, यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया। एक खतरा यह भी था कि ये फरार होकर यहां भारत में आना चाहते थे। 10 बिहार के बॉर्डर से और 3 बंगाल से पकड़े गए। जेल से भागे कैदियों की तलाश लगातार हो रही है। तो ये एक ऐसा सरदर्द है इस पूरे आंदोलन के बीच में, जिससे नेपाल की सेना कैसे निपटेगी ये समझ में नहीं आ रहा। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सब कैदी हैं, सब सजा याफ्ता लोग हैं, जेल में। तो ये जेल से बाहर निकल रहे हैं ऐसे टहलते हुए जैसे पार्क में से निकल रहे हो, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। बात है कि सुप्रीम कोर्ट जलाए तो 20,000 कैदियों की फाइलें चल गई, तो अब केस कैसे लड़ेंगे? फाइलें चल गई उनकी। सुप्रीम कोर्ट में शायद सर जानबूझ के किया ही हमला इसलिए किया, ये समझ में नहीं आ रही थी बात। नेता तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किस बात के लिए किया? वो इसकी तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है। कई जगहों पर सेना ने थोड़ी देर तक तो इनको गेट पर रोक के रखा, लेकिन फिर उनको बाद में लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने भी इनको जेल से भाग जाने दिया। तो अजीब व आश्चर्यजनक बात हुई है। 1300-1400 लोग अभी तक जेलों से छुड़ाए जा चुके हैं। वहां की खबर यह है। एक आपको दूसरी तस्वीर और दिखाता हूं। 9 सितंबर को जो हिंसा शुरू हुई उसका एक और शॉकिंग वीडियो आया। इसमें नेपाल सरकार के तब के मंत्री प्रदर्शनकारियों के हत्थे लगे और जान बचाने के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए। ये वहां के संचार मंत्री थे सुब्बा गुरुंग, इनका वीडियो है। ये माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इनके घर में आग लगा दी गई थी और ये रहम की भीख मांग रहे थे। काली टोपी पहने आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, यही हैं वो मंत्री। इनका नाम पृथ्वी सुब्बा गुरुंग है और ये नेपाल में संचार मंत्री थे। प्रदर्शनकारियों ने जब इनके घर में आग लगाई तो उसके बाद ये ऐसे माफी मांगते दिखे और एक घर इनका भी था जो जला दिया गया। देखिए जरा वीडियो। पीछे इनका घर धुआं धुआं हुआ जा रहा है, घर के अंदर लोग दाखिल हो गए और ये जान बचाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कई मंत्रियों को तो उस दिन आपको हमने तस्वीर दिखाई थी, हेलीकॉप्टर घूम रहा था रिहायशी इलाकों के ऊपर, तो वो हेलीकॉप्टर में वाकई मंत्रियों को बचाने के लिए ही वहां पर भेजा गया था। कई मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। कोई कपड़े खींच रहा है, इनके कुछ चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है इनके सभी जान जाती। जिस तरीके से ये हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो ये आंदोलनकारी जैसे कहा गया है, मुझे लग रहा है ये बाद में कुछ इसमें असामाजिकता तो अराजकता तो भी शामिल हो गए थे। वो घरों में आग लगा देना, जिंदा जला देना, दौड़ा दौड़ा के मारना। आप ही जज बन रहे हो, आप ही जल्लाद बन रहे हो, आपको किसने दिया किसी को मारने का? भाई आप जिस पर्पस से आए थे आपका पर्पस सॉल्व हो गया था। आपके प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया था, आप अंतरिम सरकार बनाते। आपको लगता है कि आपके मंत्री और सांसद भ्रष्ट थे तो आप पकड़ के पुलिस और सेना के हवाले करते, उस पर केस चलवाते। बहस हमारे यहाँ ये चल रही है सर कि इंडियन मीडिया का एक सेक्शन इस आंदोलन को, ये जैसे अभी आपने कहा जज ज्यूरी जल्लाद सब ये खुद ही बन गए, ऐसे क्यों पेश कर रहा है? क्रांति है ये तो क्रांति तो ठीक है, लेकिन किसी क्रांति में अगर हिंसा होगी, जाने ली जाएंगी, हत्याएं की जाएंगी, तो उसको थोड़ी जायज ठहरा जाएगा। निश्चित रूप से। आपको सुप्रीम कोर्ट आप जला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आपकी हिंसा से क्या लेना देना? 14,000 के करीब आपने फाइलें जला दी, जज जान बचाकर भाग रहे हैं, आपके यहाँ के ब्यूरोक्रेट जान बचाकर भाग रहे हैं, आपके यहाँ के मॉल है, जो दुकानदार है, आप उनको लूट रहे हो, किराने का सामान, घर का सामान लूट कर आप लेके जा रहे हो। ये थोड़ी होता है आंदोलन के अंदर। आपने पूरा नेपाल को एक हिंसा के अंदर झोंक के रख दिया और मुझे लग रहा है कि असामाजिक तत्व इसके अंदर शामिल है और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और जिस तरीके से वहां पर नेपाल में हो रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यह कहीं और ना बढ़े इस तरीके से कि अब अपराधियों को छुड़वाया जा रहा है। भाई अपराधी तो जेल में ही रहेंगे। अब देखिए इस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या टिप्पणी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है, कई हफ्तों से चल रही है। राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि गवर्नरों को और राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर कोई भी विधेयक उस पर फैसला करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने इस पर जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आप ये तय कर सकते हैं, ये समय सीमा कोई निर्धारित कर सकता है। उस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने भारत के सारे पड़ोस में फैली अशांति का हवाला देते हुए कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। यह बात सीजेआई गवई ने तब कही जब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक अहम सुनवाई के दौरान भारत के पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का जिक्र हुआ। तब न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति के पास भेजे गए एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी
और उस पर उन्होंने कहा कि आप देखिए दुनिया हमारे आस पड़ोस में आग लगी हुई है। उन्होंने खास तौर पर नेपाल और बांग्लादेश का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि भारत में ये सब कुछ मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका संविधान इतना सक्षम है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर ग्रीवियंस के लिए जो है जगह दी गई है, उसकी सुनवाई हो सकती है, आपकी संस्थाएं जो हैं वो बलवान हैं। तो इसकी हम लोग अभी आगे बात करते हैं और नेपाल को लेकर के यहां हमारे विपक्ष के नेताओं की क्या मंशा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन एक खबर इस बीच आ रही है जम्मू कश्मीर से, ये भी देखिए बड़ी ये मामला बड़ा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक है महराज मलिक। महराज मलिक को पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर काफी टीका टिप्पणी भी हुई थी। और आज तस्वीर ये कि संजय सिंह इनसे मुलाकात करने के लिए गए, तो संजय सिंह को भी नजरबंद कर दिया। फिर फारूक अब्दुल्ला आए बात करने के लिए, तो भी गेट घर का दरवाजा नहीं खुला। फिर फारूक अब्दुल्ला और संजय सिंह की बातचीत हो रही है गेट के दोनों ओर से। देखिए जरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का, ये हाल देख। पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं, ये कसूर तो ये तब हुआ जब महराज मलिक को गिरफ्तार करने के खिलाफ वहां संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह भी नजरबंद हो गए और आपने देखा फारूक अब्दुल्ला कई बार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह भी रहे हैं भाई मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, ये मेंबर पार्लियामेंट है, हमको मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। गेट पर चढ़ के संजय सिंह बात कर। अब सवाल ये कि ये इतना बड़ा विवाद क्यों, कौन है महराज मलिक? पुलिस नहीं है उमर अब्दुल्ला के पास, पुलिस राज्यपाल के पास है और वो पुलिस का ये कदम है। तो क्या ऐसा इतना ऐसा मतलब पूछ रहे हैं लोग कि एक विधायक ऐसा क्या कर देगा कि आप उस पर पीएसए जो है वो आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगा दिया। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है किसी भी स्थिति में ये दृश्य तो ठीक नहीं है। और इसके पहले भी एक दो स्थितियां ऐसी बनी हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कहा जाता है कि मतलब बचा सकते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसी स्थिति दिखे टकराव की। महराज मलिक ने जो किया, महराज मलिक की गिरफ्तारी, ये एक विषय है। लेकिन अगर संजय सिंह वहां गए और आप उनको फारूक अब्दुल्ला मिलने नहीं दे रहे हैं, वो ठीक सवाल कर रहे हैं संजय सिंह की, इसमें क्या दिक्कत है? और ये मुझे समझ में नहीं आता है, कई बार प्रशासन इस तरह की हरकतें करता है, क्या सचमुच ऊपर से इतने सख्त निर्देश हैं कि किसी को किसी से बात नहीं करने देना है? और मैं फिर कह रहा हूं, ये वाला जब दृश्य दिखता है ना जी, तो लोगों को ये ठीक कतई नहीं लगता है। एक बार फारूक अब्दुल्ला की बात मैं आपको सुनवाता हूं। थी कोई बम नहीं मारने थे, बात करनी थी। वो आया था, उनका एमएलए गिरफ्तार हुआ है डोडा का, मलिक साहब। वो इसके लिए उनकी हमदर्दी में दिल्ली से आया था। मगर अफसोस इस बात का है, मैं उन्हें सिर्फ मिलने गया था कि उनकी तबीयत कैसी है, सब ठीक है या नहीं है। मुझे कोई सियासी बात करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे दोस्त रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर वहाँ ताला लगा था और मैं जो वहाँ पे अथॉरिटी है उनसे मेरा कोई गिला नहीं है। उनको ऊपर से हुक्म आया और उस हुक्म की तामील वो कर रहे हैं और उनको अंदर बंद रखा है गेस्ट हाउस में। अफसोस है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि आईन को ज़रा वो पढ़ें और आईन के हदूद में अपना काम करें। ये बिल्कुल आईन के खिलाफ था। सर, महराज मलिक को पीएसए लगा दिया उन पे, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज डीसी के खिलाफ की। आपको लगता है पीएसए की जरूरत है? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा उसके बारे में। पहले तो ये कहूँगा कि उनने बहुत गलत किया जो उनने कलाम
डीसी साहब के खिलाफ किया वो सही नहीं था। वो मैं समझता हूं कि वो इंसानियत के लिहाज से सही नहीं। अब ये तो एक बात हो गई कि ये इसको मिलने देना चाहिए थे कि नहीं मिलने देना चाहिए था। इन पर आरोप क्या है महराज मलिक पर? क्यों ये व्यक्ति इतना बड़ा, इस विवाद को इतना बड़ा बन रहा है? डोडा के ये विधायक हैं, इन पर आरोप है अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार। इन्होंने डोडा के डीसी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया, भाषा का इस्तेमाल किया। अरे इस वक्त संजय सिंह जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। संजय जी, अब ये हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपको फारूक अब्दुल्ला से नहीं मिलने दिया, आपको नजरबंद कर दिया गया। अभी इस वक्त की स्थिति हमें बता सकते हैं वहां क्या है? देखिए, मैं यहाँ श्रीनगर आया था, मुझे प्रेस क्लब में जाके प्रेस वालों से, मीडिया वालों से बातचीत करनी थी। मुझे प्रेस क्लब नहीं जाने दिया गया और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे साथियों का एक धरना था, उस धरने में नहीं जाने दिया गया। तो मुझे यहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखा है श्रीनगर के वेस्ट गेस्ट हाउस में। और फिर हमारे साथ इमरान हुसैन जी, जो पूर्व मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, वो भी हैं, और हमारे कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है कि एक राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके और जिनके बेटे स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जी, उनको नहीं मिलने दिया गया। अभी आप हैं कहां संजय जी? मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं। और आपको बाहर नहीं जाने दे रहे? बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये महराज मलिक जाने दिया जा रहा है, मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जा रही है जी। कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, तो वजह भी बताई नहीं जा रही कि भाई कौन सा जुर्म है, क्या अपराध है। सर, जो हमें वहां बता रहे हैं अधिकारी, जो बातें वहां से पता लग रही हैं कि महराज मलिक साहब पर एक तो नौजवानों को भड़काने, आतंकवाद को महिमा मंडन करने, इस किस्म के आरोप उन पर बताए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि उनके आपकी पार्टी के लोगों ने उनके समर्थन में कल प्रदर्शन भी किया था, तो वो भी कुछ उग्र हुआ। तो वो कह रहे हैं इसीलिए हम अब मामले को और बड़ा नहीं होने देना चाहते। पता नहीं आप तक वो वीडियो नहीं पहुंची होगी तो मैं भेज देता हूं, किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया। तो शायद एक पक्ष आपको बताया गया, दूसरा पक्ष नहीं बताया गया जी। प्रदर्शनकारियों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनको किस तरह से घरों में रखा गया है, किस तरह से थानों में सैकड़ों कार्यकर्ता बिठाए गए हैं मार मार के। तो ये दूसरा पक्ष है जो शायद आपको उन्होंने आपसे कह क्या रहे हैं अधिकारी कि मतलब आपको कितना वक्त यहाँ रखेंगे, कब जाने देंगे? अब पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, वही बता सकते हैं जी। संजय जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। संजय सिंह खुद फोन पर बता रहे हैं कि उनको नजरबंद किया हुआ है गेस्ट हाउस के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। आप खबरों में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वहां काफी उग्र प्रदर्शन कल हुआ, उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया होगा। लेकिन अब ये मामला जो है, एक बार फिर जो शक्तियों का जो बंटवारा है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, विवाद वही है। फैसला कौन करेगा? बड़ा विवाद तो ये है ही कि फैसला कौन करेगा। लेकिन एक इस पर भी मैं चाहता हूँ कि बोलना कि ये जो हुआ इसकी कोई ज़रूरत थी? ये इतना गैर ज़रूरी कदम मुझे लगता है कि एक एमपी दूसरे एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा है और वो वहाँ गया है, तो इसमें कौन सा ऐसा नज़रबंद, संजय सिंह को नज़रबंद करने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से किया गया। और ऐसे इश्यूज आपकी सरकार को और आपको लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े करते हैं। और फिर ये बात अभी चल रही थी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था उस समय कि भाई ठीक है, अब जब होगा स्टेट का। लेकिन जब इस तरह से आप करते हैं तो फिर से ये बहस शुरू होती है कि सरकार की पावर एक चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि वहाँ पर जो है स्टेटहुड वापस दिलाया जाएगा। अब उसमें क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, और वो सारी चर्चाएं शुरू होती है। यदि ठीक ठाक चलता रहे तो लोगों का भी काम चलता रहता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, स्टेट में हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस सब से बचा जा सकता था, मैं ऐसा समझता हूं। महराज मलिक ने युवाओं से पत्थरबाजी शुरू करने का आह्वान किया था, उन्हें गिरफ्तार इस आधार पर किया है। 18 मामले पहले से इनको पर दर्ज है। और वो छात्रों से कह रहे थे कि अगर नहीं मांगी गई तो पत्थरबाजी फिर शुरू करना पड़ेगी। तो इतने दिनों बाद तो जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है, पत्थरबाजी बंद हुई है, और वो युवाओं को उकसा रहे पत्थरबाजी करने के लिए। वो डॉक्टर को काम करने में बाधा दे रहे हैं। जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अनाज जो वितरण हो रहा है, उसमें वो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। अगर वो इस तरह की व्यवस्था करेंगे, सबसे गंभीर आरोप उन पर है आतंकवादियों
का महिमा मंडन करने का, और पत्थरबाजी का आप सीधे आह्वान कर रहे हो युवा को कि आप छोटे छोटे पत्थर अपने पास रखिए, अगर पुलिस आए तो पत्थर चला सकते हो। ये सीधा सीधा आप देशद्रोह का आपके ऊपर आरोप लगता है। और संजय सिंह ऐसे समय गए तो संजय सिंह क्या बात करते वहां पर, मुझे लग रहा है कि समय बहुत संजय सिंह का जाना, तो अब उनकी पार्टी का एमएलए, एक ही एमएलए है वहां पर, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, इनके जाने में तो मुझे कुछ जाने में दिक्कत नहीं लगा। ठीक है, वो मिलना चाहते हैं। महराज मलिक के जो भी कर्म होंगे उस पे कानून के दायरे में काम होगा, और उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, उस पे आप कह सकते हैं कि हो या ना हो। लेकिन उनकी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद वहां जा रहे हैं और प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? इसमें क्यों रोकना चाहिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को? और क्यों फारूक अब्दुल्ला से मिलने से रोकना चाहिए? इस तरह के ही जब चित्र आते हैं तो आपके अच्छे भले अच्छे खासे काम को, हर्षवर्धन जी, वही वजह है कल का प्रोटेस्ट उग्र हुआ। ये ठीक बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप जब इस तरह की चीजें करेंगे तो और दिखती प्रदर्शन हैं, उग्र होगा और ना, ये और तो लोग टीवी पर नाराज दिख रहा होते है, हैं। जब ये व्हाट्सएप पर जाएगा तो इसको तो इसी तरह दिखाया जाएगा ना कि सारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सारी डेमोक्रेसी, वो सब खतरे में आ गई। अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, अशांति, इस सब को लेकर के ये एक तस्वीर आई तो कॉन्टेक्स्ट जुड़ा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि नेपाल में जो चल रहा है उसके बाद हमारे यहाँ किस किस्म के बयान, और बयान रुक नहीं रहे हैं। दो बयान में अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे देश के कुछ नेता ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं हो सकता है। संजय राउत ने सबसे पहले कहा था कि नेपाल की तरह भारत में अंदर ही अंदर आग धधक रही है और पता नहीं कब नेपाल जैसे हालात यहां बन जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी लोग गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं, इसीलिए शांति है, वरना हालात तो कभी भी बिगड़ जाएं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है, और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। अब एक सैंपल और सुन लीजिए। उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत में हालात बिल्कुल नेपाल जैसे ही हैं, लेकिन हमारे संविधान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि तस्वीरें नेपाल जैसी नहीं बनी, और हमारे यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी बड़ी सक्षम हैं, इसीलिए हालात वैसे नहीं हो रहे हैं। कि ये सरकार चाहती भी है, बीजेपी की सरकार संविधान बदलना भी चाहती है और उसे जड़ें काटने में लगी हुई है, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जड़ कट नहीं पा रही है और संविधान बदल नहीं पा रहे हैं। वरना नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है, और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। अब उदित राज जी पहले राहुल गांधी जी का भाषण पढ़ लेते या बात कर लेते उनसे, क्योंकि वो तो कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, वोट चोरी से सरकारें आ रही हैं, संस्थाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन तो कुछ रहा ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि संस्थाएं मजबूत हैं, संविधान मजबूत है, इसीलिए नहीं कर पा रही बीजेपी अपनी मनमानी, वरना नेपाल जैसे हालात हो जाते, लोग सड़कों पर आ जाते। अब ये बड़ी विचित्र सा मुझे तो इनका बयान लगा। समीर जी देखिए, संजय राउत किस तरह के बयान देते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा था कि महाराष्ट्र में हम गाड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित कर देते हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई आप जिस मानसिकता के उसमें गाड़ने की आप बात करोगे, जिस धर्म को आप मानने लगे हो आजकल। तो संजय राउत का बयान जिस तरीके से रहा था, और कई आप देखिए ना जो बयान लगातार आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। राहुल गांधी ने एक समय बयान दिया था कि जनता डंडों से पीटेगी। प्रधानमंत्री मोदी पर किसी ने बनारस में इनके मैंने कल सर 3 बयान देखे संजय राउत के। जब श्रीलंका में हुआ था 2022 में तब भी यही बोले, बांग्लादेश में हुआ तो भी यही बोले, और अब नेपाल में हुआ तो भी यही बोले। मन का भाव यही है संजय राउत का। तो कम से कम हालात तो कुछ सच दिख भी तो रहा है। नहीं, बस जानकारी तथ्य के तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में संजय राउत जी जमानत पर है। भ्रष्टाचार के आरोप ठीक है, लेकिन वो उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं यही है कि भाई ये सत्ता से जाए। और भाई नेपो किड्स की बात करेंगे, नेपो बेबी की बात करेंगे तो नाम लेके लिखना शुरू कीजिए ना। भाजपा वाले तो अभी पहली पीढ़ी में होंगे, 3-3 पीढ़ी से, 2-2 पीढ़ी से, 4-4 पीढ़ी से जिन परिवारों में है, और कोई पूछ ले जरा कि भैया कौन सा काम धंधा करते हो कि जब मन करे तब विदेश चले जाओगे, जब मन करो तब गाड़ियों का काफिला रहेगा, जब मन करे तब जहाँ कोठी बन जाए, जब मन करे तब शिमला में गेस्ट हाउस बन जाए, कौन सा धंधा करते हो भाई? कोई पूछ लेना। नेपो किड्स नेपो मतलब ये, इसमें थोड़ी ना है किसी नेता का बेटा नेता बने। पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा है? देश का पैसा है। नेपाल के लोग उसी लिए गुस्से में, भारत में क्या है वो सब जानते हैं ना। वो देश के चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपका संविधान महान है,
इसीलिए भारत बिल्कुल सुरक्षित है। और आप नेता ये कह रहे हैं कि इतनी अशांति है कि कभी भी अराजकता हो जाएगी भारत के अंदर। सर नहीं, आपने कहा कि उदित राज जी राहुल जी को क्यों नहीं सुनते, आपने ये क्यों नहीं कहा कि राहुल जी उदित राज जी को क्यों नहीं सुनते? छोटा नेता बड़े नेता। अच्छा, छोटा नेता बड़े। भाई ये बात तो सच है जो गवई साहब कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं और उदित राज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान मजबूत है, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है और वो हिंदुस्तान को मजबूत बनाए रखे है। लेकिन यदि कोई नाराजगी, सरकारों के खिलाफ नाराजगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान में पिछले 50 साल में, 60 साल में मुझे याद नहीं कोई हिंसक आंदोलन हुआ हो, कोई तख्ता पलट की कोशिश। हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो आंदोलन होते हैं वो भी होते हैं, सरकारें बदलने का काम भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से होता है और उसमें इन सब नेताओं की भी खैरियत है। सही है, सही बात है। ये कोई एक नेता की बात नहीं। आप नेपाल को यदि देख रहे हैं तो उसको बस तो किसी को नहीं छोड़ा। और जब जनता गुस्से में होती है, जैसे अभी हर चीज जिक्र करेगा भ्रष्टाचार पर, नेपो किड्स पर, तो ये तो प्रोग्राम अपना 1 घंटे का ही है।